नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज की शुरुआत मेरे द्वारा फरवरी में जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कराई गई थी, जो पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दिया गया था, उससे पहले शुरू किया गया था। और उस परीक्षा में हमारी इस सीरीज से बहुत सारे सवाल आए थे। दुर्भाग्य से वो पेपर कैंसिल हो गया और आगामी कुछ महीनों में ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुनः एग्ज़ाम होगा, अर्थात जल्द ही री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। पहली परीक्षा जो फरवरी में हुई थी, पेपर लीक के कारण उसे निरस्त करना पड़ा, तो स्वाभाविक है कि जो आगामी परीक्षा इसकी होगी वह पहले से कहीं अधिक कठिन होगी। छात्रों के पास समय का अभाव भी है। इसी अभाव को देखते हुए मेरे द्वारा इस सीरीज को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। टॉपिक वाइज इसमें उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा जिसके इस परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी। अध्यायवार प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा पहले कराया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं। आज से मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वो टॉपिक वाइज हो और अध्यायवार हो और संपूर्णता के साथ हो। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये मुख्यतः इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, और इंडियन पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्पेशल होगा ये, अर्थात संविधान में जो संशोधन हुए हैं, हमारे संविधान की जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं उनको भी क्रमशः लिया जाएगा। अर्थात पहले संविधान संशोधन से लेकर के और जो अब तक कुल 105 संशोधन हुए हैं, उन सभी संशोधनों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन्हें इस प्रैक्टिस सेट में लिया जाएगा। चूंकि संशोधन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज की जो क्लास है इसके 2 या 3 भाग हो सकते हैं। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्पेशल की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज बन रही है उसकी ये पहली क्लास होगी, और जो टोटल प्रैक्टिस सेट कराया गया है उसकी ये 16वीं क्लास है। इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, उसे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर दिया गया है, हम लोग पहले उस पर बात करेंगे। और इससे संबंधित पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है भाग 18, भाग 20, भाग 16 और भाग 22। इसका सही आंसर होगा भाग 20। भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? पहला सवाल था किस भाग में है, दूसरा सवाल है कि किस अनुच्छेद में है। तो भाग 20 में जो अनुच्छेद है वो सिर्फ एक ही अनुच्छेद है। सवाल का ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 366। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के भाग 20 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, और इसी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में कितने प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब भी ये सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला सवाल तो यही है जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान में कितने प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है, और एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। दोनों के आंसर अलग अलग हो जाते हैं। जो 368 है इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
जितने प्रकार से की जा सकती है, कुल प्रक्रिया वो नहीं होती है। इसका ऑप्शन है 3, 4, 1 और 2। इस सवाल का सही आंसर होगा 2। आर्टिकल 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो सिर्फ 2 ही प्रकार से दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में जो कुल संशोधन की प्रक्रिया होती है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। आइए इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। आर्टिकल 368 2 प्रकार से संशोधन की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 368 के द्वारा पहला जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है और दूसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन के साथ होता है। इस प्रकार आर्टिकल 368 के द्वारा 2 प्रकार से संशोधन की बात की गई है। लेकिन अगर संविधान में कुल संशोधनों की बात करें तो 3 प्रकार से संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत से जिन विषयों में संशोधन होता है उसमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन हो, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं से संबंधित या राज्य के नामों में परिवर्तन करना हो, उससे संबंधित अगर कोई संशोधन है, राज्य विधान परिषद के निर्माण और उसकी समाप्ति को लेकर के कोई संशोधन हो, दूसरी अनुसूची से संबंधित अगर कोई संशोधन हो, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद की प्रक्रिया के नियम, इसके अलावा संसद के जो समितियों के विशेष अधिकार होते हैं, संसद में भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या को लेकर के संशोधन हो, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से संबंधित अगर कोई संशोधन हो, राजभाषा से संबंधित कोई संशोधन हो, नागरिकता की प्राप्ति और उससे समाप्ति से लेकर के अगर कोई संशोधन हो रहा है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई संशोधन हो रहा है, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण अर्थात परिसीमन से संबंधित अगर कोई संशोधन हो रहा है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित अगर कोई संशोधन है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जो विषय दिए गए उनसे संबंधित अगर कोई संशोधन हो रहा है, तो ये सभी संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं और ये सभी प्रकार के संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। आर्टिकल 368 में संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन में जो विषय दिए गए हैं वो आते हैं और इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से जो संशोधन किए जाते हैं वो आते हैं। संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के जो अनुमोदन से संशोधन होते हैं उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया आती है, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार आता है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित कोई विषय आता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है वो आता है, वस्तु और सेवा कर परिषद इसके अंतर्गत आता है, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय जिसमें 3 सूचियों की बात की गई है वो आता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आता है, संसद को संशोधन करने की शक्ति अर्थात खुद आर्टिकल 368 भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा संविधान के जो भी विषय हैं वो सभी विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, अर्थात संविधान में सबसे अधिक संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 2, अर्थात आर्टिकल 368 सिर्फ 2 ही प्रकार से संशोधन की बात करता है। अगला सवाल है, संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस केस के निर्णय में किया गया था? ऑप्शन है गोलकनाथ मामला 1967, सज्जन सिंह मामला 1965, केशवानंद भारती मामला 1973 और इंदिरा साहनी मामला 1992। एक चीज़ विशेष आप लोगों को बता दें कि आज के इस प्रैक्टिस क्लास में जो भी डेट दिए गए हैं, ऑप्शन में भी जो डेट दिए गए हैं वो सभी डेट सही है, अर्थात डेट से रिलेटेड अगर कोई सवाल बनता है तो ऑप्शन में जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि गोलकनाथ मामला कब हुआ था? 1967 में ही हुआ था। इसमें डेटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो बिल्कुल सही है, आप उसे अलग से भी नोट कर सकते हैं। तो सवाल पे आते हैं। इसमें सवाल किया गया है कि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस केस के निर्णय में किया गया था? ऑप्शन था गोलकनाथ मामला 1967, सज्जन सिंह मामला 1965, केशवानंद भारती मामला 1973 और इंदिरा साहनी मामला 1992। इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस का जो निर्णय रहा था, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा केस निर्णय के आधार पर कौन सा रहा? तो इसका आंसर भी केशवानंद भारती ही रहा है और इसी केस के निर्णय में
उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। अर्थात संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है, लेकिन उसे संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, यह इस केस के निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया था। मूल ढांचे का स्पष्टीकरण मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 में इसका निर्णय आया था, उस केस में इसको स्पष्ट किया गया था कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा। लेकिन मूल ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला जो केस है वो केशवानंद भारती वाला मामला ही रहा था। इसलिए इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती मामला 1973। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को लाया जा सकता है। विधेयक कुल 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य विधेयक, इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। इसके अलावा धन विधेयक, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसके अलावा वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक को भी दोनों सदनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है। और अगला होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक को भी सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। संयुक्त बैठक को समझ लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी विधेयक को जब सदन के सामने रखा जाता है और उस पर जब वोटिंग होती है और अगर किसी कारण से कोई विवाद होता है या उसे किसी सदन से पारित होने में कोई विवाद होता है, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान रखा गया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य सम्मिलित रूप से बैठते हैं और उसके बाद उस विधेयक पर चर्चा होती है और उसका निर्णय वहां लिया जाता है। लेकिन यदि संविधान संशोधन विधेयक है और उसमें दोनों सदनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं दिया गया है। इसके अलावा सामान्य विधेयक में अगर कोई विवाद होता है दोनों सदनों में, तो संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। वित्त विधेयक में भी अगर कोई विवाद होता है दोनों सदनों में, तो संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक न बुलाने का जो प्रावधान है वो संविधान संशोधन विधेयक में है और धन विधेयक में। अर्थात धन विधेयक पर भी अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। वैसे तो ये सवाल संविधान के स्रोत से है, चूंकि संविधान संशोधन से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सवाल भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसमें संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें मूल अधिकार अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला सवाल है संविधान में कुल कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? इस सवाल पर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसमें देखिए ये नहीं पूछा गया कि संविधान में आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। इसमें सीधा सवाल पूछा गया कि संविधान में कुल कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा 3। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन के साथ संशोधन। इस तरीके से संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, जिसमें से विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन के साथ संशोधन जो है ये 368 में है और जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा रहा है वो आर्टिकल 368 से बाहर है। अर्थात कुल 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए
बाध्य होंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971 और 27वां संविधान संशोधन 1971। इसका सही आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पर कराया गया एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन रहा था और इसमें इंदिरा गांधी अपने डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही थी, अपने आप को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी नियंत्रण करने की वो कोशिश कर रही थी। इसी का नतीजा था 24वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, इसमें व्यवस्था कर दिया गया कि यदि संविधान संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा तो राष्ट्रपति के पास जब वो स्वीकृति के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला सवाल है कि संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के किस बहुमत के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। इसके पहले जो इससे संबंधित सवाल था उसमें मैंने बताया था कि सामान्य बहुमत में जो विषय आते हैं उसमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण यानी कि आर्टिकल 2 और 3 इसके अंतर्गत आता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची, संसद की गणपूर्ति, संसद सदस्यों का वेतन, संसद में प्रक्रिया से संबंधित जो नियम होते हैं, संसद की जो भाषा होती है, उच्चतम न्यायालय में और न्यायाधीशों की संख्या, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और उसकी समाप्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ये सभी विषय जो है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, खुद आर्टिकल 368, ये संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति के साथ इसमें संशोधन किया जाता है। जो विषय मैंने बताए हैं, इसके अलावा जो भी विषय आते हैं वो सभी के सभी विषय संसद के विशेष बहुमत के द्वारा उसमें संशोधन किया जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा विशेष बहुमत, अर्थात संविधान के ज्यादातर जो उपबंध है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस विषय में संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है संसद में गणपूर्ति, नए राज्यों के प्रवेश या गठन, राजभाषा का प्रयोग और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर होगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि संसद में गणपूर्ति, नए राज्यों का प्रवेश और गठन और राजभाषा का प्रयोग ये सभी संसद में साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं, जबकि संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसके लिए संसद के विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तो सही आंसर होगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगला सवाल है संसद द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। अर्थात यदि संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें कोई संशोधन करना चाहता है तो इसके लिए संसद में विशेष बहुमत और उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और इस तरीके से संसद के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। अगला सवाल है संसद द्वारा 6ठी अनुसूची जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित विषय हैं में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सामान्य बहुमत, अर्थात 6ठी अनुसूची जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विषय दिए गए हैं इसमें सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यह आर्टिकल 368 से बाहर है। तो सही आंसर होगा सामान्य बहुमत। अगला सवाल है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन का तात्पर्य है, अर्थात विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। अगला है
दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसका सही आंसर होगा प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। ये दोनों ही अनिवार्य होता है, अर्थात दोनों होना चाहिए। इसी को हम विशेष बहुमत करते हैं, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए और प्रत्येक सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं, जो मतदान करने वाले सदस्य हैं, उन सदस्यों के 2/3 बहुमत भी पूरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। अगला सवाल है, संसद द्वारा 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी विषय में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचियों में से एक है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण सूचियां आती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इससे संबंधित अनुसूची है 7वीं अनुसूची। और इस अगर 7वीं अनुसूची में कोई संशोधन करना है तो इसके लिए संसद को विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। ये जो 15 सवाल मैंने कराए हैं, ये सभी सवाल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित हैं। और अब हम लोग बात करेंगे संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं अब तक, उन संशोधनों के बारे में। तो कुल 105 संशोधन अब तक हमारे संविधान में हो चुके हैं, तो उन सभी पर हम लोग बात कर पाएं इस क्लास में संभव नहीं है, इसलिए इस पर 2 या 3 क्लासेस हो सकती हैं। इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए 16 से लेकर के और आगे 50 तक हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन के जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उन संशोधनों पर। ये क्रमशः हैं और इसमें भी जो संशोधनों के डेट हैं वो सही लिए गए हैं। ऑप्शन में भी जो डेट दिए गए हैं वो सभी के सभी सही हैं। आप उसे उस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल भी पूछा जाता है कि किसी भी संशोधन का नाम देगा, पूछेगा ये कब कराया गया था, तो डेट भी आपको याद होना चाहिए। इसलिए जो ऑप्शन में संशोधनों के डेट दिए गए हैं वो आप उससे उसी तरीके से नोट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, ये 16वां सवाल है, लेकिन संविधान के जो संशोधन उससे पहला सवाल है कि भारतीय संसद द्वारा संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1953। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसमें पहला संशोधन जो कराया गया था वो 1951 में कराया गया था, 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा 1951। अगला सवाल है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ऑप्शन है अनुच्छेद 31A के क्षेत्र में विस्तार, निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और भूमि सुधार। इसका सही आंसर होगा भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो मुख्यतः भूमि सुधार से संबंधित था। इसका सही आंसर होगा भूमि सुधार। अगला सवाल है कि नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन 1951, द्वितीय संविधान संशोधन 1952, 10वां संविधान संशोधन 1961 और 24वां संविधान संशोधन 1971। नवीं अनुसूची को पहले ही संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था जो कि 1951 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1951। 9th शेड्यूल अर्थात नवीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों को इसमें रखा गया था जब ये पहला संविधान संशोधन हुआ था। और इसका तात्पर्य होता है कि अगर कोई विषय संशोधित करके 9th शेड्यूल में रखा जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 9th शेड्यूल का तात्पर्य ये होता है कि इसके अंतर्गत जो विषय सम्मिलित किए गए हैं, जो विषय इसमें रखे जाते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात उसे लेकर के कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला रहा था ये, बेरुवाड़ी यूनियन केस के नाम से भी इसे जाना जाता है, उसी से संबंधित ये सवाल है। ऑप्शन है 8वां संविधान संशोधन 1960, 9वां संविधान संशोधन 1960, 10वां संविधान संशोधन 1961 और 12वां संविधान संशोधन 1962। इसका सही आंसर होगा 9वां संविधान संशोधन 1960। बेरुवाड़ी यूनियन केस प्रस्तावना की हमारी एक
क्लास है पहले जिसमें हमने इसे विस्तृत तौर पर कराया है, आप उसे वहाँ से विस्तृत तौर पर समझ सकते हैं। बेरुवाड़ी एरिया पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है और यहाँ पर कुछ भूमि का आदान प्रदान किया गया था और उस समय बहुत विवाद उत्पन्न हो गया था इस बात को लेकर के कि क्या कोई सरकार अपनी कोई ज़मीन किसी को दे सकती है। इसी से संबंधित ये मामला रहा था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई सरकार अपनी ज़मीन किसी को देती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो बेरुवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था, तो यह पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए संविधान में नवा संविधान संशोधन किया गया था 1960 में। तो इसका सही आंसर होगा नवा संविधान संशोधन 1960। अगला सवाल है कि दादर नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में जोड़ा गया था? ऑप्शन है 8वां संविधान संशोधन 1960, नवा संविधान संशोधन 1960, 10वां संविधान संशोधन 1961 और 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि बेरुवाड़ी यूनियन केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया था कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर संशोधन किया जा रहा है तो उसके लिए आर्टिकल 368 अर्थात संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, मुख्यतः 3। लेकिन अगर देश के बाहरी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए संसद में संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और आप जानते हैं कि दादर नगर हवेली स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था। दादर नगर हवेली को जब भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया तो उस समय ये बाहरी हिस्सा हुआ करता था और इसके लिए एक अमेंडमेंट करना पड़ा था और वो अमेंडमेंट था 10वां संविधान संशोधन, अर्थात इसका सही आंसर होगा 10वां संविधान संशोधन 1961। अर्थात 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर नगर हवेली को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 13वां संविधान संशोधन 1962 और 14वां संविधान संशोधन 1962। इसका सही आंसर होगा 10वां संविधान संशोधन 1961। अर्थात 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा ही गोवा और दमन द्वीप को भी भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। अर्थात ये भी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय संघ के हिस्सा नहीं हुआ करते थे, अर्थात ये विदेशी जमीन थी और इसे भी भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 13वां संविधान संशोधन 1962 और 14वां संविधान संशोधन 1962। इसका सही आंसर होगा 13वां संविधान संशोधन 1962। अर्थात 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 13वां संविधान संशोधन 1962 और 14वां संविधान संशोधन 1962। इसका सही आंसर होगा 14वां संविधान संशोधन 1962। अर्थात 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अर्थात 1962 में पुदुचेरी, जो कि पहले स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हुआ करता था, इसमें 4 प्रमुख जिले आते हैं, जिसमें केरल के तट पर माहे, तमिलनाडु के तट पर पुदुचेरी और कराईकल और आंध्र प्रदेश के तट पर यनम आता है। इन 4 जिलों को मिलाकर के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो कि 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत किया गया था। तो सही आंसर होगा 14वां संविधान संशोधन 1962। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन 1963, 16वां संविधान संशोधन 1963, 21वां संविधान संशोधन 1967 और 22वां संविधान संशोधन 1969। इसका सही आंसर होगा 15वां संविधान संशोधन 1963। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन 1963,
16वां संविधान संशोधन 1963, 21वां संविधान संशोधन 1967 और 22वां संविधान संशोधन 1969। इसका सही आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है, भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है और इसमें समय समय पर भाषाओं को जोड़ा गया है। वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जिस समय संविधान को लागू किया गया था उसमें इसमें कुल 14 भाषाएं ही थीं। और इसी तरीके से जो 22 भाषाएं, उसमें जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन 1967। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन 1963, 16वां संविधान संशोधन 1963, 21वां संविधान संशोधन 1967 और 22वां संविधान संशोधन 1969। इसका सही आंसर होगा 22वां संविधान संशोधन 1969। अर्थात मेघालय राज्य जो है ये कई बार में मेघालय बना है। सबसे पहले ये असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य के रूप में इसे 1969 में बनाया गया था। तो सही आंसर होगा 22वां संविधान संशोधन 1969। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होंगे? ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो सही आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि संसद को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूल अधिकार ही हो, संशोधन कर सकती है? ऑप्शन है 27वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971 और 24वां संविधान संशोधन 1971। इसका सही आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। मैंने बताया था कि 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, इंदिरा गांधी अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ये संशोधन करवाया था और वो यह सिद्ध करना चाह रही थी कि संसद सर्वोच्च है और संसद संविधान के साथ कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए व्यवस्था बनाया गया था कि संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार में भी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अनुच्छेद 31 ग जो कि ये कहता है कि अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ऑप्शन है 27वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971 और 24वां संविधान संशोधन 1971। इसका सही आंसर होगा 25वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 71 का समय है और इसमें सरकार विकास की बहुत सारी योजनाओं को लागू करना चाहती थी, जिसके बीच में मौलिक अधिकार आ जाता था, और इसी को सही करने की दृष्टि से संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके, मौलिक अधिकार में संशोधन करके अनुच्छेद 31 ग को जोड़ा गया था, और शायद इसी के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें व्यवस्था किया गया था कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। और फिर मौलिक अधिकार में 25वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया और 31 ग को जोड़ा गया। और 31 ग एक ऐसा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी को लागू करने के लिए खुद मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर देता है। 31 ग में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संसद के द्वारा अनुच्छेद 39 के ख और ग में जो भी समाजवादी निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको यदि संसद लागू करती है और उन्हें लागू करते हुए यदि अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 19
जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तथा अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। लेकिन जिस समय ये व्यवस्था जोड़ी गई उस समय था। तो इन तीनों का अगर अतिक्रमण होता है तो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था खुद मौलिक अधिकार में ही रखा गया 31 ग में, अर्थात 31 ग एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो 14, 19 और 31 को समाप्त करता है। तो सही आंसर होगा 25वां संविधान संशोधन 1971, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार के लिए भी और डीपीएसपी के लिए भी। अगला सवाल है कि बहुचर्चित केस सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस किस संविधान संशोधन के विरुद्ध किया गया था? ऑप्शन है 16वां संविधान संशोधन 1963, 17वां संविधान संशोधन 1964, 24वां संविधान संशोधन 1971, 29वां संविधान संशोधन 1972। इसका सही आंसर होगा 17वां संविधान संशोधन 1964। भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो विषय थे उन्हें 9 शेड्यूल में रखा गया था, और 9 शेड्यूल का मतलब होता है कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। उधर फंडामेंटल में आर्टिकल 31 हुआ करता था, जो कि नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देता था, और 17वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान राज्य से संबंधित भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, जिसमें और इस बिल को 9 शेड्यूल में रख दिया गया था, अर्थात व्यक्ति संपत्ति के अधिकार को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकता था। इसीलिए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य जो केस बनता है ये 17वां संविधान संशोधन 1964 के ही खिलाफ बनता है। तो इसका सही आंसर होगा 17वां संविधान संशोधन 1964। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था? ऑप्शन है 16वां संविधान संशोधन 1963, 17वां संविधान संशोधन 1964, 26वां संविधान संशोधन 1971 और 29वां संविधान संशोधन 1972। इसका सही आंसर होगा 26वां संविधान संशोधन 1971। प्रीवी पर्स जब भारतीय संघ में रियासतों को शामिल किया गया था तो उस समय राजे रजवाड़ों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, उन्हें कुछ पेंशन दिया जाता था, और इसी अधिकार को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो सही आंसर होगा 26वां संविधान संशोधन 1971। अगला सवाल है कि देश का सबसे प्रसिद्ध केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किस संविधान संशोधन के विरुद्ध किया गया था? ऑप्शन है 16वां संविधान संशोधन 1963, 17वां संविधान संशोधन 1964, 24वां संविधान संशोधन 1971 और 29वां संविधान संशोधन 1962। ये भी भूमि से संबंधित ही मामला था, तो जाहिर सी बात है 9 शेड्यूल इसके बीच में भी आएगा, और यही कारण था कि संपत्ति को लेकर के डायरेक्ट केशवानंद भारती कोर्ट नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्होंने भी डायरेक्ट उस संशोधन के खिलाफ ही केस किया था। तो 29वां संविधान संशोधन हुआ करता था जिसमें केरल भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, तो केशवानंद भारती 29वें संविधान संशोधन के खिलाफ ही केस करते हैं। तो सही आंसर होगा 29वां संविधान संशोधन 1972। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नवीन सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 16वां संविधान संशोधन 1963, 17वां संविधान संशोधन 1964, 24वां संविधान संशोधन 1971 और 29वां संविधान संशोधन 1972। इसके पहले वाले सवाल में भी मैंने बताया था कि 29वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा केरल भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था और उसे 9 शेड्यूल में रख दिया गया था, जिससे इसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था। तो इसी वजह से केशवानंद भारती इस संशोधन के खिलाफ ही कोर्ट पहुंचते हैं। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? ऑप्शन है 31वां संविधान संशोधन 1972, 30वां संविधान संशोधन 1972, 34वां संविधान संशोधन 1974 और 33वां संविधान संशोधन 1974। इसका सही आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन 1972। 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जो लोकसभा की सीटें हैं 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। अगला सवाल है 35वां संविधान संशोधन 1974 किससे संबंधित था? ऑप्शन है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, मेघालय को असम का एक उपराज्य बनाया गया। इसका सही आंसर होगा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बनाया गया। सिक्किम भी 1974 से पहले
भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर रियासत हुआ करती थी और बाद में 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, अर्थात इसका अधिग्रहण किया गया था। और उसके लिए भारतीय संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, एक तो 35वां संविधान संशोधन और एक 36वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, अर्थात इसे सिर्फ उस समय भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो कि सिक्किम राज्य के प्रशासन से संबंधित था, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 31वां संविधान संशोधन 1972, 30वां संविधान संशोधन 1972, 34वां संविधान संशोधन 1974 और 35वां संविधान संशोधन 1974। इसका भी सही आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1974। जिस समय सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, अर्थात उसका जब अधिग्रहण किया गया था, तो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची बनाई गई थी। इस 10वीं अनुसूची में सिक्किम के प्रशासन को लेकर के नियम रखे गए थे। वर्तमान में जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान, तो ये वो नहीं है, ये अलग है। इस 10वीं अनुसूची में जो कि 1974 में जोड़ा गया था, ये 35वें संविधान संशोधन के तहत था और ये सिक्किम राज्य के प्रशासन से संबंधित था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1974। अगला सवाल है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन 1975, 37वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975 और 39वां संविधान संशोधन 1975। ये सारे संशोधन 1975 में ही हुए हैं। इस सवाल का सही आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। मैंने ये बताया था कि सिक्किम राज्य को लेकर के जब भारतीय संघ में इसे सम्मिलित किया गया था तो उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण संशोधन कराए गए थे, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। इस 36वें संविधान संशोधन के तहत ही सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो कि सिक्किम राज्य के प्रशासन से संबंधित था, इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? ऑप्शन है 39वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975, 37वां संविधान संशोधन 1975 और 36वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। जब सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया तो उसके विशेष प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान था उसकी आवश्यकता नहीं रही, जिसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था उसे हटाना पड़ा और इस तरीके से 10वीं अनुसूची जो कि सिक्किम राज्य के प्रशासन से संबंधित था उसे हटा दिया गया 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। तो इसका सही आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन 1975, 37वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975 और 39वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 38वां संविधान संशोधन 1975। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ऑप्शन है 39वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975, 37वां संविधान संशोधन 1975 और 36वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 38वां संविधान संशोधन 1975। अगला सवाल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित किसी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा? यदि इनसे संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन 1975, 37वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975 और 39वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 39वां संविधान संशोधन 1975। ये जो 75 का समय है आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इमरजेंसी का समय था और ऐसी स्थिति में उससे पहले और उसके बाद अर्थात इंदिरा गांधी का जो टाइम है ये एक बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टाइम है और संवेदनशील टाइम है। राजनीति विज्ञान के छात्रों को
इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है, उस समय जो संविधान में संशोधन हुए हैं उनको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। 24वें संविधान संशोधन से लेकर के और 42वें संविधान संशोधन तक, ये सभी बीच के जितने संशोधन हैं, ये सब इंदिरा गांधी के इसी कार्यकाल के बीच में हुआ था। और सभी संशोधनों का उद्देश्य इंदिरा गांधी को किसी भी तरीके से सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिश रही थी, जिसका नतीजा 1975 का आपातकाल था। इसके पहले के जो तीनों सवाल आपने देखे हैं, आप देख रहे होंगे कि उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद की भूमिका को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी दृष्टि से ये सवाल भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस सवाल का सही आंसर होगा 39वां संविधान संशोधन। अर्थात 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते इसे लेकर के। इनसे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो इसका निर्णय संसद के द्वारा किया जाएगा और संसद के तो ये प्रमुख होते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी रही होगी। तो सही आंसर था 39वां संविधान संशोधन 1975। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 43वां संविधान संशोधन 1977। इसका सही आंसर होगा 41वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 43वां संविधान संशोधन 1977। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1976 में कराया गया था, इंदिरा गांधी का ही समय ये हुआ करता था। और इस संविधान संशोधन में संविधान के बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। लगभग 54-55 अनुच्छेद ऐसे थे जिसमें संशोधन किए गए थे और ये अब तक का सबसे बड़ा संशोधन था और यही कारण है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। तो सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 45वां संविधान संशोधन 1980। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द हैं हमारे संविधान में अन्य जगहों पर भी इसका उल्लेख मिलता है। फंडामेंटल राइट्स में पहले से ही समाजवादी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, धर्मनिरपेक्ष से संबंधित विशेषताएं देखने को मिलती हैं और अखंडता से संबंधित प्रावधान भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी की हठकर्मिता और इंदिरा गांधी को शक्तिशाली बनाने की कोशिश और ये साबित करने की कोशिश कि इंदिरा गांधी संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती हैं, इसी वजह से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और ये 3 नए शब्द जोड़े गए और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 43वां संविधान संशोधन 1976। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में पहले से मूल कर्तव्य नहीं हुआ करता था। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसके लिए भारतीय संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया और आर्टिकल 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले 42वें संविधान संशोधन में किस समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया था? ऑप्शन है सत्यनाथन समिति, रामनंदन समिति, स्वर्ण सिंह समिति और बलवंत राय मेहता समिति। 42वें संविधान संशोधन की जो सिफारिश है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा तैयार किया गया था और इन्हीं की सिफारिशों को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, रामनंदन समिति, सत्यनाथन समिति और बलवंत राय मेहता समिति। ये पहले मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश
को ही लागू करने के लिए किया गया था। तो और इसी के तहत मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल है, इंदिरा सरकार द्वारा किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करते हुए व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानना बाध्यकारी होगा? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 45वां संविधान संशोधन 1980। इसका भी सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था किया गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977 और 44वां संविधान संशोधन 1978। इस सवाल का भी सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है ये इंदिरा गांधी की शक्तियों की पराकाष्ठा थे। इसमें यहां तक व्यवस्था किया गया था कि संसद यदि संविधान में कोई संशोधन करता है तो आप उस संशोधन के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे सज्जन सिंह चले गए, गोलकनाथ चले गए, केशवानंद भारती चले गए, संशोधनों के खिलाफ जा रहे थे ये, और सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ निर्णय देना पड़ता था। इसलिए 42वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था बना दिया गया कि यदि संसद संविधान में कोई संशोधन करता है तो न्यायिक समीक्षा के परिधि से बाहर रहेगा, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन रहा था 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977 और 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का भी और राज्यों में विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ये संविधान संशोधन और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल हैं, और ये सिर्फ पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसी की दृष्टि से नहीं, यदि आप इन 50 क्वेश्चनों का सही तरीके से अध्ययन कर लेते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके बाद आप किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या फिर एक दिवसीय कोई भी परीक्षा हो, राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, आप उस परीक्षा में बैठ जाइए और इससे बनने वाला सवाल अर्थात अमेंडमेंट से बनने वाला कोई भी सवाल इससे बाहर बिल्कुल नहीं बनने वाला है। अर्थात संविधान संशोधन से बनने वाला जो भी सवाल है किसी भी परीक्षा में वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आज की इस क्लास में हमने 42वें संविधान संशोधन तक लगभग बात कर ली है। मैंने बताया था कि संविधान में संशोधन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 105 कुल संशोधन है। सब पर एक ही वीडियो में बात करना, एक ही क्लास में बात करना संभव नहीं है, इसलिए इस पर 2 या 3 क्लासेस और बन सकती हैं। आपको ये क्लास जिस भी तरीके से लगी, यदि आपको इस क्लास को लेकर के किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो वो आप हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपके सुझाव के आधार पर भी हमें उसमें सुधार करके और आगे की क्लास बनाई जा सकती है। अर्थात आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में, अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग संविधान संशोधन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पर बात करेंगे, अर्थात 42वें संविधान संशोधन से लेकर के और आगे तक के उस पर बात करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के दृष्टि से उसको उसमें रखा जाएगा। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके और पुनः अभ्यास कर सकते हैं। और इन सभी सवालों के जो सही जवाब हैं अर्थात जो इसका आंसर की है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसके आधार पर आप PDF डाउनलोड करके और पुनः और बार बार अभ्यास कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।